जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई जिल्ले इलाही नहीं है। यही तो बताना चाहते थे खामनेई साहब कि हम जिल्ले इलाही नहीं हैं, हम जो है आम इंसान की तरह हैं, हम जो है हम पहले कुर्बानी देंगे। दुनिया में बता दे कोई भी वर्ड, तो हमें अगर कभी कभी फख्र होता है अपने कायदीन पर, अपने लीडरों पर, तो इसलिए भी फख्र होता है। एक फ्रंट ईरान लड़ रहा है और दूसरा फ्रंट चाइना ने खोल दिया है। दूसरी बात आपने बात की सईद जलीली साहब की, इनको हार्ड लाइनर कहा जाता है। देखिए, हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर मैं कुछ नहीं मानता। बेसिकली ये है कि क्या हुआ कि कोई भी शख्स जिसको हम बोलते हैं कि ये शख्स एक ट्रू स्टेटसमैन है, खामनेई साहब कोई भी लीडर है, सबसे बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी आवाम के फलाह बहबूद के बारे में सोचता है। 47 साल की सैंक्शंस के बावजूद वो कोई पागल आदमी नहीं थे कि वो बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते थे अमेरिका के साथ, यूरोप वगैरह के साथ। उनको पता था कि अगर जंग होगी तो बड़ी तादाद में अवाम मारे जाएंगे, इसलिए वो जो है, जो भी दूरंदेश लीडर होता है वो चाहता है कि अवाम को महफूज कैसे रखें। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी, जिस हद तक कोशिश की, और आखिरी तक ये है कि जो आला एक मेराज होती है ज़िंदगी की, शहादत के मर्तबे पर वो फ़ायज़ हुए। गुजारिश करूंगा अब्दुल वाहिद साहब से कि अब्दुल वाहिद साहब क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि कौमी सलामती के नए चीफ के तौर पे अभी जो नाम आ रहा है वो सईद जलाली का नाम आ रहा है, और उन्हें कहा जाता है जिंदा शहीद है, और बड़ा अच्छा खाता, 60 साल की उम्र है, बहुत अच्छा तजर्बा है। और कहा गया है कल जब जब जैसे ही उनको ये जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से हमले ईरान ने बहुत तेज कर दिए। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे एक तो अपडेट आप अपने तौर पे बताएं, और क्या आज की ऑब्जर्वेशन रही अब्दुल वाहिद साहब? देखिए, जिस वक्त हम लोग लाइव हैं इस वक्त, उससे कुछ देर पहले ईरान का जो फारस गैस फील्ड है उस पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, मिसाइल वगैरह दागे हैं। और इस तरह के जो फील्ड्स होते हैं गैस वगैरह के, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इनको बुझाने में या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल करने में काफ़ी वक्त लगता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है बहुत बहुत बड़ी तादाद में यूरिया वगैरह का भी होता है, और भारत और बहुत सारे ममालिक के अंदर यूरिया की सप्लाई ईरान के ज़रिए से होती है। लोग सिर्फ ईरान के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि सिर्फ तेल ही जो जो है जाता है या फिर गैस वगैरह जाती है। तो ईरान जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा यूरिया का सप्लायर भी है। यानी एक तरह से आप देखिए कि जो हमारी काश्तकारी वगैरह डिपेंड है काफ़ी हद तक, भारत वगैरह में ख़ास तौर से, तो उसमें बहुत बड़ा रोल ईरान की जो है, वहाँ से जो कुछ चीज़ें यहाँ पे आती हैं यूरिया वगैरह, उसका भी है। तो अब आप देखिए कि वो पूरे का पूरा, मुझे ऐसा जो है लग रहा है, अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये जंग तवील रही और इसराइल अपनी इसी तरह की उसमें रहा, तो कहीं यूरिया का भी क्राइसिस भारत और दीगर ममालिक में पैदा ना हो। तो ये जो है एक ग़िज़ाई क़िल्लत का भी हमें सामना करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ़ ऑयल और गैस के ही सिनेरियो से जूझ रहे हैं। तीसरी जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही जो है उस गैस फ़ील्ड पर अटैक हुआ, उसके फ़ौरन बाद ईरान का एक बयान आया कि इसराइल के जितने ऑयल फ़ील्ड्स हैं, गैस फ़ील्ड्स हैं, उसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, उन सबको जो है वहाँ के जितने कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं, वो खाली कर दें, हमारा अटैक शुरू होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस वक़्त हम लोग लाइव हैं इस वक़्त, या शायद कुछ देर के बाद ईरान के मिसाइल अटैक इन सारे ममालिक के ऑयल और गैस फील्ड पर शुरू हो जाएँ। तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं डिटरेंस, तो ये ईरान ने शो किया है। दूसरी बात आपने बात की सईद जलीली साहब की, इनको हार्ड लाइनर कहा जाता है। देखिए, हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर मैं कुछ नहीं मानता। बेसिकली ये है कि क्या हुआ कि कोई भी शख्स जिसको हम बोलते हैं कि ये शख्स एक ट्रू स्टेटसमैन है, खामनेई साहब कोई भी लीडर है, सबसे बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी आवाम के फलाह बहबूद के बारे में सोचता है। 47 साल की सैंक्शंस के बावजूद वो कोई पागल आदमी नहीं थे कि वो बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते थे
अमेरिका के साथ, यूरोप वगैरह के साथ। उनको पता था कि अगर जंग होगी तो बड़ी तादाद में अवाम मारे जाएंगे, इसलिए वो जो है, जो भी दूरंदेश लीडर होता है वो चाहता है कि अवाम को महफूज कैसे रखें। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी, जिस हद तक कोशिश की, और आखिरी तक ये है कि जो आला एक मेराज होती है ज़िंदगी की, शहादत के मर्तबे पर वो फ़ायज़ हुए, लेकिन उनके जो है उसमें वो डटे रहे कि भई दुनिया ये ना कहे कि भई आई वाज़ अ वार मॉन्गर। तो वो जो है वार मॉन्गर नहीं थे, बल्कि वो अमन के पैगंबर थे। और मुझे लगता है कि अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा पीस प्राइज़ है, तो वो उनको मिलना चाहिए। एक ऐसे शख्स को अमेरिका ने शहीद किया, जिसने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस बात पर कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएँगे। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि वो इतने दूरंदेश थे, उनको सब मालूम था, सूरत-ए-हाल क्या है, क्या होगी, आगे कैसे होगा। क्योंकि जो आज मिसाइल वगैरह जो कुछ डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ये 6 महीने की इजाद नहीं है। ये पूरे 40 साल और इसकी मेहनत है। तो क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है किसी को। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो शहादत हुई अली लारेजानी साहब की, मैंने देखा था यौमुल कुद्स के रोज़ वो भी थे सड़क पर। अब आप देखिए कि मिसाइल वगैरह गिर रहे हैं यूएस वगैरह के, और वो शख्स जो है लोगों के साथ है, लोग आ रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई और कौम है जिसकी इस तरह से मिसाल दी जाती हो कि भई ये है शख्स, पूरी दुनिया में बता दे कोई भी वर्ड। तो हमें अगर कभी-कभी फ़ख्र होता है अपने कायदीन पर, अपने लीडरों पर, तो इसलिए भी फ़ख्र होता है। मुझे याद है जलियांवाला बाग के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खां एक बहुत बड़े फ़िगर हैं, फ्रंट रैंकिंग लीडर हैं हमारी आज़ादी की तहरीक के भारत की। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ा और ले गए, तो उन्होंने बोला कि जलियांवाला बाग में जितने पठानों की लाशें हैं, अगर एक भी पठान के पीठ पर गोली लगी हो, तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, तुम जो सजा देना चाहोगे तो मुझे। और वो पूरे का पूरा अंग्रेजों ने सारी लाशों को गिना, जितने पठान थे एक भी पठान के पीठ पर जो है गोली नहीं थी, सबके सीनों पर वो थी। तो इसे बोलते हैं करेज। तो ये एक फख्र होता है। आप सोचिए कि ईरान हालत जंग में है, वो गालिबन 16वां दिन था, यौमुल कुद्स है, सड़क पर है वो आदमी, बताइए, ईरान का नेशनल सिक्योरिटी चीफ, और लोग सेल्फी ले रहे हैं, और उनके ठीक कुछ ही दूरी पर बिल्डिंग के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक यूएस वगैरह का हो रहा है। आप बताइए दुनिया के अंदर कहीं और नजीर है? यहूदी, ईसाई, ये लोग मक्कार कौम है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं किसी कौम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उनकी भी तारीख हमारे सामने है जो लोग मजहब का नाम लेते हैं। तो आप देखिए कि वो लोग जो है, नेतन्याहू मारा गया है या फिर कोमा में है, नहीं आ रहा है, वो फैब्रिकेटेड वीडियोस आ रही हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, लेकिन उसको इस्राएली हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर जाने का मतलब मोरल डाउन। लेकिन ईरान के अंदर अगर कोई लीडर गया है तो मोरल डाउन नहीं हुआ है, फिर और ज्यादा बूस्टअप हुआ है। अवाम आई है, अवाम को मालूम हुआ है। देखिए, तख्ता पलटना ईरान के अंदर मुश्किल क्यों है? क्योंकि अवाम देखती है कि भाई हमारा लीडर कहीं भागकर नहीं गया, किसी बंकर में शेल्टर लिए हुए नहीं है, बल्कि जैसे हम हैं वैसे ही वो है। वो कोई छुपा हुआ नहीं है। इसराइल जो बार बार बोलता है, कई बार मेरी जबान से भी निकला कि भाई ये लोग ट्रेस कैसे होते हैं, लेकिन कल के वाक़े के बाद मैं ये मानने पर मजबूर हो गया कि भाई इनको ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग अवाम के सामने हैं। ट्रेस उसको जो है किया जाता है जो आदमी गैब में हो, गायब हो, बंकर में हो, यहां वहां हो। जब ये हाइड आउट में है ही नहीं, सामने है, बिल्कुल सबको मालूम है कि भाई ये आदमी यहां से निकला जुलूस से, घर में गया, घर से निकले इफ्तारी करने फलां जगह गए, नमाज पढ़ने फलां जगह गए, जुमे की नमाज में यहाँ थे। तो सवाल ये कि जो आदमी विजिबल है उसको ट्रेस कैसे करना? तो ये बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर इसराइल के बारे में बोला जाता है कि मुसाद ये है, बहुत ट्रेस करता है, ये वाले आदमी लगा रखे हैं। उनके कुछ अफराद होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लोग बंकर में नहीं है, ज़ेरे ज़मीन नहीं है, ज़मीन के ऊपर हैं, लोगों के साथ हैं। और इससे जो है ट्रंप वगैरह और इस तरह के जितने पागल लोग हैं, अगर ये सोचते हैं, बल्कि पागल नहीं है, जाहिल नहीं ये, अगर ये सोचते हैं कि ये डिमोरलाइज कर लेंगे और ईरान के अंदर अवाम रिवोल्ट करेगी मौजूदा क़यादत के खिलाफ,
तो मुझे लगता है इट्स जस्ट लाइक अ डे ड्रीम, नथिंग एल्स। तो ये होने नहीं जा रहा है। और अभी मैंने सुना था कुछ देर पहले जॉन बोल्टन के बयानात बहुत सारे हमारे मीडिया वाले चला रहे हैं। जॉन बोल्टन भी वारमोंगर है, क्रिमिनल है वो माइंडसेट से, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा है पुराना। उसके अल्फाज क्या थे देखिए, ये इन लोगों को हमदर्दी नहीं है किसी भी मुस्लिम देश से, रिजीम चेंज से। उसके अल्फाज ये थे कि हम चाहते ही हैं कि बहुत सारे ग्रुप हैं वो आएंगे, क्या होगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ रिजीम चेंज हो, जो यूनिटी ऑफ कमांड है मुंतशिर हो, बहुत सारे ग्रुप हों वो आपस में लड़ें, मुल्क कमजोर हों और इसराइल को या अमेरिका को एक्सपेंड करने का मौका मिलता रहे। ये उनका प्रोसेस है और यही उन्होंने लीबिया में किया, यही इराक में किया, यही शाम में किया, यही सूडान में किया। बहुत सारी ममालिक हैं, अगर हम नाम लेने पे ही आएंगे ममालिक के तो 190 ममालिक के नाम हमें गिनवाने पड़ेंगे। तो ये है सूरत हाल। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से है, तो इससे मुझे लगता है कि फिलहाल क्या अभी जो है ईरान के लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक वारशिप भेजा है जो गालिबन इस वक्त सिंगापुर के आसपास है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 हजार फौजी हैं जो खारक जजीरे पर जाएंगे और ईरान की उस फैसिलिटी पे कब्जा करेंगे। तो मोस्ट वेलकम, आइए आप, स्वागत है आपका। तो जहां पना आपका स्वागत ऐसे ही होगा। तो वो लोग आए, फिर मालूम होगा उनको कि ये जो है कौम कैसी है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल। और ये तस्वीर आपने पेश की है जो ईरान की इस वक्त है। और मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि आज एक वीडियो बहुत वायरल है कि एक माँ जो है वो अपने बेटे के जनाजे पे बैठी रो नहीं रही, बल्कि उसके चेहरे को देखती है और कहती माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस तरह से। और चूंकि फारसी में था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा है वो कसीदे पढ़ रही थी अपने बेटे की कि तू मुल्क पे कुर्बान हुआ है, तूने एक अजीम शहादत दी है मुल्क के लिए। तो ये जो जज्बा है देखिए अब्दुल भाई साहब। और देखिए वो सुरखरू नकवी साहब आज पढ़ रहे थे कि वो क्या है, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो देखिए वो कौमें और हैं कि जो अपने लोगों को जी होंगे, जिल्ले इलाही होंगे, में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। जी जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई जिल्ले इलाही नहीं है। यही तो बताना चाहते थे खामनेई साहब कि हम जिल्ले इलाही नहीं हैं, हम जो है आम इंसान की तरह हैं, हम जो है हम पहले कुर्बानी देंगे। और आप देखिए कि आज ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहरहाल हम और बात करेंगे। मैं राशिद रिजवी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जो भी अपडेट्स है वो पेश कर दे, क्योंकि कई अपडेट्स हमारी नजरों के सामने आ रही हैं और मैं सारी एक एक करके अपडेट्स जो है वो दूंगा और बताऊंगा। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि क्षतिग्रस्त गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को मरम्मत के लिए ग्रीस ले जाया गया है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये पानी में तो टिक ही नहीं सकते, मैं आपको अब्दुल वाहिद साहब बता दूं, क्योंकि अभी अंसारुल्लाह हौती नहीं शुरू हुआ है, वो तैयार बैठा हुआ है। तो बहरहाल, लेकिन राशिद रिजवी साहब आपसे भी हम अपडेट जो है जानना चाहते हैं। मुमताज भाई, ये जंग अब 2 फ्रंट पे आ गई है। एक फ्रंट ईरान लड़ रहा है और दूसरा फ्रंट चाइना ने खोल दिया है। क्योंकि चाइना ने बहुत सारे इनके बॉन्ड खरीदे रखे हुए थे, बहुत सारे तादाद में, और ये अपने खुशफहमी में जी रहे थे। इनको खबर नहीं मिल पा रही थी कि चाइना किस किस जरिए से, प्राइवेट कंपनी के जरिए से और कैसे अपनी कंपनियों के जरिए से इनके बॉन्ड खरीद रहा है। अब चाइना ने उस बॉन्ड को बेचने की धमकी दी है। अगर वो बॉन्ड चाइना बेचता है दूसरी कंपनियों को,
जो अमेरिकन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत की किसी कंपनी को बेच दिया, रशिया किसी कंपनी को बेच दिया, तो वो हिसाब से डॉलर की सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो जाएगी। और चाइना ने इसकी धमकी दे दिया है आज ही शाम को कि चाइना प्लान कर रहा है कि अगर उसका वहां से तेल रुकता है ईरान से तो ये बॉन्ड बेचेगा। इसमें तिलमिला गया है अमेरिका, यानी कहीं ना कहीं से चाइना ने उसको रोकने की कोशिश की है अपने स्तर से कि अगर तुम हमला करोगे वहां पर तेल दिक्कत होगी तो हम बॉन्ड बेचेंगे। अब बॉन्ड बेचने का मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था डामाडोल होना। जब तक वो चाइना के पास है अमेरिका मजबूत है। जहां उसने बेच करके अपनी करेंसी भरना शुरू की, अमेरिका उससे परेशान हो जाएगा, उसका मार्केट गिरने लगेगा और तेज। और इसी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपने जो बिजनेसमैन पार्टनर हैं, बिजनेसमैन अलायंस उनके हैं, उनके बिजनेस को अपडेट करने के लिए दुनिया भर की सारी खुराफातें कर रहा है वो। जैसे उसने वेनेजुएला का तेल दिलाने की गारंटी ली, वो लोगों ने इलेक्शन में खूब पैसा लगाया इनके। अभी उसने आज ही ये अपने ओवल के ऑफिस में अनाउंसमेंट किया कि वो क्यूबा पे कब्जा कर लेगा। क्यूबा की सारी सप्लाई उसने रुकवा दी, खुद भी रोक दी, सबसे रुकवा दी। वहां पर बिजली की कटौती बहुत जबरदस्त हो रही है, पूरा पूरा क्यूबा अंधेरे में चला गया। ये चीज अमेरिका भी देख रहा है और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो सब भी देख रहे हैं कि ये पागल हो गया है। अगर हमने इसका साथ दिया, ये मजबूत हुआ, तो ये कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो इनके कोई भी दोस्त इनका साथ नहीं देंगे इस जंग में, ये आप मान के चलिए, क्योंकि इनकी हरकतों से सब परेशान है। जो इनका टैरिफ वाला था सिस्टम, वो भी एक इनकी पॉलिसी थी, सब पे टैरिफ लगाना। सब पे टैरिफ लगाएंगे, मार्केट गिर जाएगा और अपने दोस्तों से कहेंगे सबके शेयर खरीद लो। और उसके बाद जब टैरिफ हटाने का आश्वासन दे देंगे कि हम इसको इतने दिन के लिए रोक रहे हैं, तो मार्केट उठेगा। जब मार्केट उठेगा तो उसको आप बेच देना सब। बैठे बैठे एक हफ्ते में आप डबल कमा लोगे। यानी अगर आप 1,000 मिलियन लगा दोगे तो आप 2,000 मिलियन के आदमी हो जाओगे। ये हालात पैदा किए इसने। आज भी अमेरिका के अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनकी इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत निंदनीय है, चिंतनीय है। अमेरिका में आज भी उनका सेंसेक्स, हमारा सेंसेक्स होता है, उनका नैस्डैक होता है। आज भी टैरिफ वाले अनाउंसमेंट जो हुआ था तब से अगर आज का आप मैच करेंगे तो आज भी 12% डाउन है। अब 12% डाउन होना मुमताज में बहुत बड़ी बात है। कई लाख करोड़, मतलब हमारे यहाँ तो अगर 7-8 लाख करोड़ रुपया गिर जाता है, लोग दिवालिया होने लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। वहां तो कई हजार लाख करोड़ हो गया। तो वहां पर इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर हो रही है, मार्केट के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से, इनकी पार्टी के लिहाज से। लेकिन अब इसके अंदर एक जिद है कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये जंग इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका को इजराइल चला रहा है। जो इजराइल वाली पॉलिसी थी उसी पॉलिसी पर अमेरिका चलना चालू हो गया है जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। कब्जा करना, जमीन कब्जाना, इधर हमला करना, उधर कब्जा करना, ये सब इनकी नीति में आ गया और इसी भी आगे बढ़ने लगे। आज एक न्यूज आई थी कि ईरान की स्पेशल फोर्स एक गई थी इजराइल तेल अवीव तक, एक कैबिनेट मिनिस्टर को मारा है, लेकिन अभी उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना ईरान से आया है ना इजराइल से आया है, तभी उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते।
अगर इस ट्रैक पर ईरान आ गया है कि वो जाके जी, अगर वो जा करके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, अगर वो वहां जा करके अंदर घुस करके मारने की क्षमता रखने लगेगा तो वो चाहे बंकर में रहें चाहे जहां रहें, फिर ईरानी इनको ढूंढ के मार देंगे। शुरू में हमारी आपकी बात हो रही थी कि इस बार जो टारगेट होगा वो टारगेट लीडरशिप होगी और उसी पे ये काम कर रहा है। ब्रिटेन के सुरक्षा सलाहकार, उनका भी स्टेटमेंट आया आज। उन्होंने कहा कि ये करके बहुत गलत किया अमेरिका ने, खामनाई को मारा, एक गलती तो थी, लेकिन इनको मार करके बहुत बड़ी गलती किया इन्होंने। और ये जंग बेवजह थोपी हुई है इजराइल की, क्योंकि मैं इस पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए था, जो इनकी वार्ताएं चल रही थी और अपडेट मुझको मिलते जा रहे थे। वार्ताएं ऑन टेबल जो चल रही थी वो पॉजिटिव थी। जब इन लोग को लगा, कुशनर और विटकॉफ को, यहां तक कहा कि ये दोनों इजराइल के एजेंट बन के काम कर रहे थे। सोचिए, ब्रिटेन का जो सुरक्षा सलाहकार था वो कह रहा है कि ये इजराइल के एजेंट बन के काम कर रहे थे, जबकि इनकी अमेरिका में कोई इनकी पावर नहीं है। अमेरिका में इनके पास कोई पोस्ट नहीं है, न ये ऑफिशियली कुछ है, न कभी इनका कोई योगदान रहा है अमेरिका में। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट को पावर है, वो किसी को कहीं भी मीडिएशन में लगा सकता है, तो एक दामाद को लगा दिया, एक दोस्त को लगा दिया, और अनफॉर्चुनेटली दोनों यहूदी थे, तो पूरा इजराइल का काम कर रहे थे, इजराइल के एजेंडे पे काम कर रहे थे। उन्होंने जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं बताया कि ये बैठक भी सकारात्मक रही और ईरान तैयार है हमारी कंडीशंस पे हमको मुतमईन करने के लिए। जाकर के अगेंस्ट जाके बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बहका दिया कि हम जब चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को भी मार देंगे। ये विटकॉफ ने कहा उनके ऑफिस में, और कुशनर ने उसमें सहमति दी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन घुमाया कि तैयारी कर लो नेतन्याहू से, और अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया। उसने रोका कि ये सही नहीं रहेगा, तो उसको कहा क्या तुम मुझको मार दोगे, मरवा दोगे? प्रेसिडेंट मैं हूं कि तुम हो? डिसीजन मैं लूंगा कि तुम लोगे? फॉलो कौन करेगा? हम करेंगे तुम्हारे ऑर्डर्स का कि तुम करोगे मेरे ऑर्डर्स का? तभी से मामला बिल्कुल गर्म हो गया और ये तय हो गया कि अब हमला होना है, और ये हमला हुआ। ये